बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हमारे पास सितंबर का लेक्चर 8 है और हम बात करने लगे हैं जी जो अरब इस्लामिक समिट हुआ 15 सितंबर को, यानी कल की डेट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो 15 सितंबर का ये जो अब ये कह लें समिट हुआ, इसको हम डिस्कस करके देखेंगे कि भाई इसके अंदर बेसिकली अब क्या मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। क्या ये भी एक मामूल की जो है वो एक बैठक साबित होगा कि भाई हर बार जब किसी मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई ओआईसी और इस्लामिक कंट्रीज का एक समिट करवा दिया जाता है ताकि मुस्लिम कंट्रीज जो है वो परेशान ना हो ज्यादा कि भाई हम यूनिटी में हैं और बस उसके बाद जो है वो अपने मामलात आगे चलाते रहें और वही पुरानी रूटीन फॉलो हो। या फिर ये है कि इस बार जो है कुछ डिफरेंट मैसेज कन्वे करने की बात की गई और हम इससे कुछ मजीद जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इमरजेंसी समिट इन दोहा। बेसिकली आपको पता है कि भाई 9 सितंबर को जो है कतर के अंदर जो है वो दोहा के अंदर स्ट्राइक्स की गई इसराइल की तरफ से और हमास के लीडर्स को जो है वहां पे अटैक करने की कोशिश की गई। गो के उनमें से कोई भी जो है वो शहीद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये उन्होंने एफर्ट की है अपनी तरफ से भरपूर। तो इसको सबसे पहले अरब और इस्लामिक लीडर्स जो हैं उन्होंने कंडेम किया। हर बार की तरह इस बार भी इसे कंडेम किया गया। जाहिर बात है कंडेम ही वो बेचारे करेंगे। और इसराइल की स्ट्राइक्स को और कहा गया कि भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया आपने। और जो समिट है उसने स्ट्रॉन्ग डिमिनेशन जो है वो इशू की है और ये कहा है कि भाई बहुत गलत हुआ, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। और कहा गया कि भाई हम कंक्रीट मेजर्स जो हैं वो कुछ सॉलिड मेजर्स उठाएं अब जो है इसराइल के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अब अगर कतर का नंबर है तो उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि भाई अब दूसरे ममालिक का नंबर भी होगा। तो ये यहाँ पे बातचीत की गई। और की आउटकम वहां पे क्या रहा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अब एक्टिवेट करना चाहिए जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे एक ऐसी बात की गई है जिससे हम ये होप जाहिर कर सकते हैं, ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद जो है थोड़ा सा इनकी गैरत जागे अरबों की। ठीक है, और मुसलमानों की गैरत जागे और ये थोड़ा सा इस बारे में सोचें, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि भाई इस्लामिक जो है वो नेटो बनाने की बात हो रही है। ठीक है, कि इस्लामिक नेटो टाइप का एक इत्तेहाद होना चाहिए ताकि अब नेक्स्ट टाइम जो है वो इसराइल या कोई भी मुल्क ऐसे ना करे। अब देखें पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने जो है वो गजा के ऊपर अभी आज तीसरा साल जारी है और वहां पे जो है तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, 70,000 के करीब वो भी जो रिकॉर्ड हुई हुई हैं। उसके अलावा आप ये देखें अभी भी वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही और इसराइल जो है वो अपनी ही मनमानी किए जा रहा है। कोई भी सीज फायर टॉक्स जो है वो उसे एग्री नहीं कर पा रही क्योंकि उसके इरादे हैं ही नहीं पीस के। उसका यही इरादा है कि गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा किया जाए। और उसके बाद जैसे आपने देखा कि 2 महीने पहले नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि जो ग्रेटर इसराइल है उसके लिए मुझे चुना गया है, यानी कि डिवाइन लॉ के तहत वो बंदा ये बात कर रहा है कि मुझे खुदा ने जो है वो चुना है। सो इसका मतलब वो बाकी ममालिक भी जो अरब कंट्रीज है उनके ऊपर भी कब्जे का इरादा रखता है, तो वॉर खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कतर के ऊपर हमला जो है, बेसिकली ये बैठक इसलिए भी बहुत जरूरी थी कि इन्हें एहसास हो गया कि यार कतर जैसा पावरफुल मुल्क जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बेस वहां पे है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं और अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है बेसिकली कतर को या सऊदी अरब को। तो कतर सबसे आगे है इस टाइम पे अमेरिका की जी हुजूरी के अंदर। अगर आप देखें कि आपने देखा कि $400 बिलियन का जो है जेट दे दिया ट्रंप साहब को और वही ट्रंप साहब जो है उन्होंने कोई एक बयान नहीं दिया। ठीक है, तो कतर ने तो बहुत कुछ किया आपने देखा। तो कतर एक पावरफुल कंट्री है बेसिकली। अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स देखेंगे ना तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको दो मालिक सबसे पावरफुल मिलेंगे। ठीक है, पहला मुल्क अगर आप ये कहें तो वो कतर ही आपको नजर आएगा कि जिसके रिलेशंस जो है उस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और खास करके यूएस के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल ही सबसे बड़ी यूएस की बेस जो है वो कतर के अंदर होना है, यही सबसे बड़ी एग्जांपल है। उसको तोहफे के तौर पे जेट देना ये एग्जांपल है। उसके बाद आप देखेंगे तो सऊदी अरब है और फिर जो है वो यूएई है। तो ये तीनों ममालिक स्ट्रांग है। लेकिन अब ये सोच रहे थे, जैसे इन्होंने ट्रंप ने जो विजिट किया था, ठीक है, उसके अंदर तीनों ममालिक ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो है वो यूएई ने और तमाम ममालिक ने की हैं कि भाई हम जो है वो बच जाएंगे तो बाकी जो भी होता है वो होता रहे। लेकिन कतर के ऊपर अटैक का मतलब यही है कि अब ये ममालिक जो हैं ये भी जागे हैं कि भाई इसका मतलब हमारा नंबर भी आएगा और हमें भी जागना चाहिए। जो हम इतने ज्यादा सगे बन रहे थे अमेरिका के या इसराइल को हम नहीं पूछ रहे थे, ठीक है, ऊपर ऊपर से तो वो कह रहे थे लेकिन कभी भी दिल से उन्होंने इस बात को नहीं चाहा, क्योंकि कतर ही उनकी जो AII कंपनी है, ठीक है, उससे वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर असला खरीद रहे, पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो अब इन्हें जो है तकलीफ हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे की गई है। अब कतर का स्टैंड क्या है, बेसिकली देखिए कतर अभी तक जो है वो हिमायत में लगा हुआ है और दूसरा वो डिप्लोमेटिक जो है वो
एफर्ट्स के ऊपर लगा हुआ है कि भाई डिप्लोमेसी के थ्रू हम कतर को मैसेजेस दें कि भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो भी वॉर में तो नहीं जाना चाहते, जाहिर बात है उन्हें भी पता है कि भाई वॉर में जाना बेहतर नहीं है। तो कतर के जो शेख हैं, शेख तमीम जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बैलेंटेड और जो है वो टेक्ट्रिजियस कवर्डली जो है वो एक आपने अटैक किया, आपने बहुत ही बड़े किस्म का जो है वो अटैक किया है, और ये आपने जो है वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही खुली खिलाफ वर्जी करना, तो आपने खुली खिलाफ वर्जी जो है वो हमारी कर दी है और बहुत बुरा किया आपने जो स्ट्राइक्स हमारे ऊपर की हैं। तो इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो कह रहे हैं भाई कि उससे अंदाजा ये हो रहा है कि नो जेन्युइन इंटरेस्ट इन पीस, कि इसका कोई भी जो है वो पीस के अंदर कम से कम कोई मूड नहीं है, कि अमन वो नहीं चाहता। तो ये बात तो कब से कही जा रही है कि उसका अमन में कोई मूड नहीं है। ठीक है, आप देखें अमेरिका कितनी कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, चाहे वो बज़ाहिर ही कर रहा है, लेकिन पीस का मूड ही नहीं है उसका। तो इसलिए जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई अब कतर ये कह रहा है कि इजराइल जो है उसको अकाउंटेबल बनाया जाए यूएन और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। अब ये जो बात की है ना, ये बहुत ही एक फजूल सी बात आप इसे कह लें। उसका रीजन ये है कि आपको पता है भाई यूएन के थ्रू और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू अगर कुछ होना होता तो इस टाइम पे 70,000 के करीब शहादतें जो हैं वो गजा के अंदर ना होती। सो इसका मतलब ये है कि इन दो चीजों के थ्रू तो कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लॉ तो कभी बाउंड करता ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है ही नहीं कि आप अगर एक मुल्क ने नहीं माना तो उसको क्या करेंगे। रशिया के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट है, क्या हो रहा है। सो ये बात भी जो है खाम ख्याली है। यूएन कुछ करेगा वहां पे अमेरिका नहीं करने देगा, ये भी खाम ख्याली है, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये जो चीज उन्होंने डिमांड की है ना, ये बिल्कुल जो है वो आप ये कह लें कि यूजलेस है। तो कतर ने अपना ये स्टैंड रखा और कहा कि भाई आपने जो है वो बहुत ही जुल्म किया हमारे साथ, हम तो आपके बड़े चहेते थे, हम तो आपसे जो है वो असलाह भी खरीद रहे थे, क्योंकि कहा नहीं उन्होंने, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, असलाह खरीद रहे हैं, उनके टाइज हैं, उनके रिलेशन हैं नेतन्याहू के साथ। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे डबल गेम भी हो सकती है कि शायद इन्हें पता हो स्ट्राइक्स का। अच्छा, गल्फ कंट्रीज के डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे जो बात की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे शायद एक होप जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के लिए या मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो पैदा हो सकती है। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज ने कहा जाता है, उसमें कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है। ठीक है, तो इसमें ये तीन कंट्रीज जो है कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब जो है क्योंकि कतर के ऊपर अटैक हुआ तो एक्चुअली में सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे बोलेगा और यहाँ पे यूएई भी बोलेगा, क्योंकि अब इनके दुम के ऊपर पांव आया ना तो ये बोलेंगे। इससे पहले गजा के ऊपर या ईरान के ऊपर जो भी हुआ तो उससे इनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब इन्हें एहसास हुआ कि इसराइल के ऊपर कम से कम ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी शक्ल में। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम बूस्ट करेंगे डिटरेंट कैपेबिलिटीज को, यानी हम अपने आप को तैयार करेंगे फौजी तौर पे, ताकि जो है हम मुकाबला कर सके इसका। तो अभी तक इसका मतलब इन्होंने तैयार नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। अब आप देखें कि वो जो डील्स अमेरिका के साथ हुई थी उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि भाई मुस्लिम ममालिक को वो डील जरूर देगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड डील होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो इन ममालिक को इसराइल के अगेंस्ट में खड़ा कर दे। इसराइल को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे ये जितनी बड़ी बड़ी, जैसे जो सऊदी अरब है उसने $600 बिलियन की असले की डील की थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो असलाह जो है वो अगेंस्ट यूज हो इसराइल के, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी मर्जी के बगैर ये डील हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे अब कंसल्टेशन की बातचीत की गई है मिलिट्री बॉडीज की, कि भाई मिलिट्री बॉडीज इन ममालिक की जो है जीसीसी कंट्रीज की, ये एक साथ बैठें और एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनाएं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि राहील शरीफ साहब को 35 ममालिक का बनाया गया और वो अपने ही मुसलमानों के खिलाफ, हुसियों के खिलाफ उन्हें बनाया गया था, जिसका कोई आउटकम नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि भाई दोहा के अंदर ही इनकी मीटिंग होगी और शायद कोई मिलिट्री बॉडी यहाँ पे बन जाए। लेकिन अगर बनती भी है तो आपको क्या लगता है कि ये रिस्पॉन्स कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है कि ये अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े हो सके, क्योंकि इसराइल के अगेंस्ट में खड़े होने का मतलब है अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े होना। वो कभी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई, लेकिन ये बातचीत एटलीस्ट स्टार्ट जरूर हो गई है। अच्छा, कंडेमिनेशन और सॉलिडेरिटी की बात करते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे कंडेम तो किया गया, हर एक ने कंडेम किया, और ये पिछले 3 साल से कंडेम ही तो कर रहे हैं। जो कुछ भी गजा के अंदर हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, ये याद रखिएगा। मर्जी का मतलब यही है ना कि जब आप किसी को रोकना चाहें और फिर भी ना रोके, तो इसका मतलब यही आपकी मर्जी से हो रहा है। तो कतर भी उसमें शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, क्योंकि इनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, चाहे फ्रंट पे नजर आए या ना आए। अब सऊदी अरब जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर है, बाकी तो ये मानने में है इब्राहिम अकॉर्ड, तो बेसिकली ये कंडेम ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो अरब लीग और ओआईसी ने जो है वो सॉलिडेरिटी का इजहार किया कि भाई हमें कतर से बड़ी हमदर्दी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी इसलिए कि अब इन्हें पता है कि अगला नंबर शायद इनका हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, समझते तो यही है कि भाई इनका नहीं होगा, अगर कतर समझता था तो बाकी तो
कम ही समझेंगे फिर। इसराइल को जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया एक्सपेंशनिज्म का, ठीक है। एक्सपेंशनिज्म का मतलब यही है कि भाई वो ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश रखता है और वो अमन की ख्वाहिश नहीं रखता। लेबनान भी उसे चाहिए, सीरिया भी उसे चाहिए, यमन भी उसे चाहिए, यानी वही जो दजला और फरात के बीच की जमीन है जो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है वो सारी चाहिए उसे। तो ये सारे ममालिक जो है वो उसके बीच में ही शामिल होंगे। ऑलरेडी नेतन्याहू ये बात कह चुका है। तो अब इन्हें तब ही परेशान हो जाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हुए, तो शायद अब जो है वो इन्हें आगे सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसराइल जो है कैसे अपना असर बढ़ाना चाह रहा है इन रीजन के अंदर और आगे फैलता जा रहा है। कुछ ममालिक की अगर बात करें तो उनके लीडर्स ने क्या यहाँ पे बातचीत की है। सबसे पहले टर्की की बात करें तो अर्दवान साहब जो है वो थोड़ा सा बोले हैं खुल के, वो किस तरह से इस तरह बोलना चाहिए था वैसे तो नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए। उन्होंने बताया कि भाई 1.5 साल से जो है वो टर्की के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो इनके साथ स्टॉप हुए हुए हैं। तो इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू चलेंगे, एक बहुत अच्छा प्रपोजल है कि इकोनॉमिक प्रेशर ही जो है वो इसराइल को इस टाइम पे, क्योंकि उस खित्ते में जब उसके रिलेशंस कट जाएंगे तो जाहिर बात तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी पब्लिक उसके ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इसराइल के साथ जो है वो प्लस इंटरनेशनल जो जस्टिस है जी उसकी बात की जा रही है कि इंटरनेशनल जस्टिस तो खैर वहां पे अप्लाई हो नहीं सकता। तो आप इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू ही ये जितने ममालिक हैं, कतर है, ठीक है जी, अब गो कि अभी भी इनकी ट्रेड उनके साथ जारी है, वही ऑयल दिया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि इनको पता है नहीं बेचेंगे तो ये कहाँ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम तो इनका भी है, अपने पाँव पे तो ये खड़े हो नहीं सके, तो अब फिर क्या करेंगे फिर ये। इजिप्ट की बात करें तो सीसी साहब, अब उर्दवान भी अपने मुल्क में आप देखें तो क्या बने हुए हैं, उनके मुल्क में फुल टाइम प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन वहां पे उर्दवान साहब जो हैं वो एक बने हुए हैं जी डिक्टेटर। इसी तरह से सीसी अपने मुल्क का डिक्टेटर है, ठीक है, और वो क्या अवाम की बात करेंगे, वो कह रहे हैं, उन्होंने भी कंडेम किया और कहा कि भाई पीस एग्रीमेंट्स के ये खिलाफ है और इस तरह से ये जो है बहुत ही खतरनाक है। तो उन्होंने भी ये कहा। पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान में भी रिपोर्ट आ चुकी है 2 दिन पहले की, जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया कि भाई जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं उसमें धांधली हुई है। सो इसका मतलब ये भी जो है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि कॉमनवेल्थ ये कह रहे हैं, जाहिर बात है मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई अरब इस्लामिक टास्क फोर्स जो है बनाई जाए और यूएन जो है वो सस्पेंड करे इसराइल की मेंबरशिप। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो टास्क फोर्स की बात की है, चलें ये एक अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया। मलेशिया की अगर बात करें तो उनके मुल्क में भी आपको पता है इस टाइम पे क्या हालात खराब है, वहां पे फौज बुलाई हुई है। तो ये जितने इकट्ठे हुए हैं ये सब के सब जो है इनके ममालिक में आप देख लें हालात कैसे हैं। अब आप 2 मैसेजेस देख सकते हैं, एक तो ये कि शायद ये कोई सीआईए का प्लान है कि उन्हें पता था कि भाई इसराइल को, या उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कंट्रीज को काउंटर करना है ग्रेटर इसराइल के लिए, इसलिए उन्होंने जो है वो पहले से ही इन ममालिक के अंदर हालात ऐसे रखे हुए हैं कि आज देखें उर्दवान के खिलाफ पिछले 1 साल से तकरीबन जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। इसी तरह से सीसी साहब इलेक्शन 2 नंबर तरीके से जीत के आए, जैसे शहबाज शरीफ साहब लोग आए हैं, ठीक है, रिपोर्ट अब आ गई है। मलेशिया के अंदर भी हालात खराब हैं, ईरान को उन्होंने पहले टारगेट कर दिया, तो ईरान ने भी कहा कि भाई जो है वो मुसलमान कंट्रीज को जो है वो इकट्ठा होना पड़ेगा और अब वरना नेक्स्ट नंबर आपका होगा। तो ईरान तो क्योंकि उसका मजा चख चुका है, जाहिर बात है, और उसने तो प्राउडली वो खड़ा हुआ कि हम एटलीस्ट उनका हमने सामना तो किया। देखिए कतर तो आगे से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा ना, वो तो डिप्लोमेटिकली देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उसे रोक दिया कि आपने कुछ नहीं करना। सो बेसिकली ईरान आगे से बोला तो है, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मुल्क जो जिन्होंने कंडेम किया या बड़ी सख्त सख्त बातें की हैं, तो इनके अपने मुल्क के हालात बहुत कमजोर हैं, क्योंकि ये लीडर्स जो हैं ये किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, स्ट्रांग तो है नहीं। अब अगर हम बात करें यूएस रोल की और रिएक्शंस की, तो बेसिकली यूएस का रोल क्या है कि ये रिपोर्ट एक आज अभी आई है 16 को, ठीक है, 15 को यानी सारा मामला हुआ और 16 को ये रिपोर्ट है कि नेतन्याहू जो है उसने पहले से ट्रंप को बता दिया था दोहा स्ट्राइक्स के बारे में इन एडवांस, ही डिड नॉट से नो। रिपोर्ट ये कह रही है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को पहले से बता दिया था और ट्रंप ने आगे से ना नहीं कहा, 45 मिनट पहले बताया था कि भाई हम अटैक करने जा रहे हैं। तो अमेरिका को ये गिला है अभी तक फिलहाल कि भाई 45 मिनट पहले क्यों बताया, थोड़ा ज्यादा पहले बताते तो हम सोच विचार करते। लेकिन जो भी है उन्होंने रोका तो नहीं, वो चाहते तो रोक सकते थे। ऐसा हो नहीं सकता कि जो है वो इसराइल बगैर अमेरिका की हिमायत के वहां पे वो स्टार्ट कर देता, और उसे पता था आगे से रिएक्शन आएगा तो संभालने तो अमेरिका को ही आना पड़ेगा। तो जो जीसीसी कंट्रीज हैं उन्होंने यूएस के ऊपर अब जो है जोर दिया, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज के बहुत अच्छे रिलेशंस ये माना जाता है कि अमेरिका के साथ हैं। आप देख लें कि जैसे उन्होंने लड़कियां नचवाई या जो भी उन्हें कितनी बड़ी ट्रेड डील्स उनको दी हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसराइल को प्रेशराइज करें कि वो स्टॉप करे ये एग्रेशन को, ये जो भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि मिन्नत की है ट्रंप साहब से कि खुदा के लिए भाई रोको इसे, ये क्यों मार रहा है। तो हिम्मत और ताकत ये है कि आप आगे से थप्पड़ मारे और बताएं कि भाई इसे समझाओ अब नेक्स्ट टाइम ये ना करे। लेकिन जो रवैया इन्होंने अपनाया डिप्लोमेसी के अंदर, उससे इनकी कमजोरी का एहसास हो रहा है खुल के, और कमजोर तो है जाहिर बात है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका से ये असला लेके इजराइल के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अमेरिका तो कभी अलाउ नहीं करेगा, ना ही उसने सारा दिया हुआ है। दूसरी तरफ से ट्रंप साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं भाई हमें पता नहीं था। तो ट्रंप तो इंतहाई झूठा शख्स है, आपको पता है,
ठीक है। जो ईरान के मामले में हुआ, आपने देखा कि पल पल ईरान के मामले में झूठ बोला गया और किस तरह से फिर आगे स्ट्राइक्स भी की गई फोर्डो के ऊपर, उनका जो एटमी प्लांट था। तो इसका मतलब हर लम्हा ट्रंप ने झूठ बोला वहां पे, और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर जो है बार बार रिपोर्ट्स आई झूठा साबित होता रहा। तो वो तो अब भी कह रहे हैं भाई मुझे नहीं पता था कि भाई क्या हुआ, और वो अब भी जो है बताया जा रहा है कि गुस्सा कर रहे हैं जी नेतन्याहू के ऊपर कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आपने देखा मीडिया टॉक्स के अंदर भी वो कह रहे हैं भाई कि मुझे नहीं बताया गया, ठीक है। तो कतर जो है वो अब कह रहा है कि भाई हम जो है वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका को इन्वॉल्व करके, क्योंकि जेट तो अमेरिका को दिए हैं, तो जाहिर बात है इनका जोर इसराइल के ऊपर तो चलेगा नहीं, तो अमेरिका के ऊपर ही चलेगा कि भाई आप जो है वो समझाएं, ये हमें हमारे साथ ऐसे ना करे, ठीक है। यही बस रिक्वेस्ट ही हो सकती है, और क्या हो सकता है। तो की टेकअवेज में अब देखें, दोहा समिट जो है वो बेसिकली उसने यूनिफाइड किया है अरब को। तो पॉजिटिव एज इसका ये है कि कतर के ऊपर हमले ने कम से कम शायद के पॉसिबिलिटी है कि 20 से 30% भी अगर जो है मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों को इकट्ठा होने में यही तीन ममालिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम थे, ठीक है। कतर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सऊदी अरब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि दुनिया उसकी तरफ देखती है और वो खुद जो है वो अमेरिका के नीचे लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो यूएई जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो अगर इन तीन ममालिक को, क्योंकि इन तीन ममालिक का एका है बेसिकली, अगर आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, वो कितने स्ट्रांग भी नहीं है। आप देखा आपने सऊदी अरब के रिलेशंस को कतर के साथ पिछले सालों में अच्छे नहीं रहे अल जजीरा को लेके। तो गो कि अब इनके ऊपर अगर अटैक हुआ तो इनको पता है कि अगला नंबर इनका हो सकता है, ठीक है। गो कि ग्रेटर इजराइल में यूएई शामिल नहीं है, तो शायद ये फिर भी सुकून में रहे कि भाई मुझे कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिलेशंस तो अरब जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसको फॉलो भी इसी ने किया, यूएई ने, तो ये फिर भी एक ना हो सके। लेकिन अब इनको एहसास इस बात का हो रहा है कि अब हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, क्योंकि अभी तक तो हो जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सके, देख लें और क्या कर सकते हैं, ये वॉर तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने कंडेम किया एटलीस्ट, और इसराइल शायद कि मुस्लिम कंट्रीज को दोबारा से यूनिफाई कर सकता है, एक जगह पे लेके आ सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं ये लॉन्ग टर्म में अपने बेनिफिट्स का सोच सकती हैं कि भाई हम एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाएं जो कि एटलीस्ट जो है वो आगे के लिए बेहतर हो। अब ये देखिए, ये रिपोर्ट जो बता रही है कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। अब इस रिपोर्ट में सामने कहा जा रहा है कि भाई 30 मिनट पहले जो है वो बेसिकली बताया, 45 मिनट पहले बताया गया था, ठीक है, 50 या 50 मिनट पहले बताया गया था अटैक के बारे में। मंडे की ये रिपोर्ट बता रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया, ठीक है। और 7 इजरायली ऑफिशियल्स जो है वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि यस बताया, व्हाइट हाउस के अंदर से भी कंफर्म किया जा रहा है कि बताया। लेकिन अमेरिका फिर भी अनहैप्पी है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया और वो कतर को आगे से वार्निंग नहीं दे सका। सो इसका मतलब कतर को नहीं पता था, एक तरह से हम ये मान सकते हैं, ठीक है। और सुबह अमेरिका के टाइम के मुताबिक कहा जा रहा है जी 8 बजे अमेरिका को बताया गया 50 मिनट पहले कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। सो इस रिपोर्ट से हमें एक बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि कभी भी अमेरिका कुछ भी कहे इसराइल के बारे में उसके अगेंस्ट में, तो आपको मान लेना चाहिए सब झूठ है। समझ रहे हैं ना, कि अमेरिका और इसराइल एक ही दो सिक्के के दो रुख हैं, चाहे कुछ भी वो बताएं, चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बताएं, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये एक ही है बेसिकली। आपको शायद यहाँ पे नेतन्याहू नजर आ रहा हो और यहाँ पे ट्रंप नजर आ रहा हो, या यहाँ पे नेतन्याहू की जगह कोई और भी हो सकता है, ट्रंप की जगह भी कोई और, जैसे जो बाइडेन था। लेकिन एक्चुअली में इनके अंदर वही जो है वो ज़ायनिज़्म मौजूद है, पीछे सेम आइडियोलॉजी, और वही लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और वो एक ही हैं, ठीक है। तो इन्हें पता था, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने मना नहीं किया। 45 मिनट थोड़े होते हैं बताने के लिए कि भाई ना करना अटैक या रोकने के लिए। अब अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने जो सजेशंस दी हैं वो अच्छी सजेशंस हैं, ठीक है जी। फ्लैग्रेंट वायलेशन की बात की गई है, खुलेआम बदमाशी की यहाँ बात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाई ये जो है वो खुलेआम बदमाशी है, इस तरह कतर को नहीं करना चाहिए था। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की बात की है, तो ये एक अच्छी बात की है कि अगर आपने एक्सपेंशनिज्म से रोकना है, आप ये चाहते हैं कि इसराइल आगे ना बढ़े, तो आपको जो है टास्क फोर्स बनानी होगी, ठीक है, यानी नेटो की टाइप की। इसी तरह से उन्होंने सस्पेंशन की बात की, यूएन की मेंबरशिप की, ये जो पॉसिबल ना हो, गजा की वॉर को रोकने की बातचीत की है। इसके साथ साथ उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है। और इस टाइम पे गो के पाकिस्तान एक प्रोटोकॉल जरूर इंजॉय कर रहा है, जाहिर बात है, एक ही वाहिद एटमी ताकत है, तो एटमी ताकत होने के नाते जो है, और दूसरा मिडिल ईस्ट से बाहर है ये, तो इसकी सेफ्टी ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, इसकी डिटरेंस सबसे ज्यादा है मुस्लिम कंट्रीज में। सो इसलिए उन्हें पता है कि शायद इसराइल चाह के अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, खास करके जैसे अभी इंडिया के साथ हुआ, तो पाकिस्तान उस पर कम से कम खामोश नहीं रहेगा, या पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि उन्हें रिस्पॉन्स कर सकता है एटलीस्ट। सो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे इंजॉय किया, और सब ममालिक पाकिस्तान के साथ, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को देख रहे अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक्चुअली में। और एट द एंड उन्हें भी जो है वो अमेरिका से हट के चाइना को ही देखना पड़ेगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि शायद इसका ग्लोबल साउथ के ऊपर भी एक असर पड़ेगा, कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ग्लोबल नॉर्थ का, वो हमें यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर जैसे जैसे ट्रस्ट कम होगा, तो ये सारे चाइना की तरफ खुद ब खुद ही झुकते जाएंगे।
ठीक है। तो चाइना की तरफ झुकते जाएंगे तो ग्लोबल साउथ जो है उसका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो इसाक डार साहब ने भी यहाँ पे जो है वो साथ में अपना लुकमा दिया। उन्होंने बताया कि भाई मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होनी चाहिए, ओआईसी की मीटिंग हो, वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो और टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर हमें जो है वो बातचीत करनी चाहिए। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा वो यही है कि अरब इस्लामिक टास्क फोर्स होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, यानी इस्लामिक नेटो टाइप अगर कुछ बनता है तो शायद ये जो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न नेटो वर्सेज इस्लामिक नेटो। लेकिन वेस्टर्न नेटो के पास वसाइल हैं, उनके पास ताकत है, ऐसा ही है। तो इस्लामिक नेटो अगर बन भी जाएगी तो उनको किसी न किसी बड़े की हिमायत चाहिए होगी एक्शन करने से पहले। तो शायद इन्हें ना चाहते हुए भी जो है वो चाइना के ग्रुप में शामिल होना पड़े, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। जैसे कि वहां पे यूरोप तो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करता, अमेरिका जो करता है वही फैसला उसका होता है। अगर ये नेटो की टास्क फोर्स बना भी लेते हैं तो सवाल ये है कि तो इसराइल के खिलाफ बनाएंगे, जबकि ये समझ रहे हैं कि इसराइल अलग है। वो कि इन्हें पता तो है कि इसराइल अमेरिका के साथ है, तो क्या अमेरिका इस नेटो को हमला करने देगा इसराइल के ऊपर? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुका है आज की रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई हमें ज्यादा मसला नहीं है, अब भी हमारे रिलेशन इसराइल के साथ वैसे ही होंगे। तो इससे बड़ा चमाट चमाट जो है वो क्या हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पे कि भाई वो फिर भी कह रहा है इसराइल मेरे लिए उतना ही चहेता है, क्योंकि प्रायोरिटी में वही तो है भाई, एट द एंड वही तो है। ठीक है। तो अरब यूनिफाइड अरब इस्लामिक अगर इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म बनता है तो वो कैसे जो है उसको करेंगे, लेकिन एटलीस्ट बनना तो चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई अब ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसके थ्रू इन्हें जो है वो बनाना चाहिए एक पूरा सिस्टम, और इस्लामिक नेटो बनानी चाहिए। और इस्लामिक नेटो देखें आज नहीं तो कल शायद के कोई ऐसा वक्त आ जाए जबकि इसी तरह से ईरान की टाइप की वॉर स्टार्ट हो जाए तो आप जो है वो उसके ऊपर आगे बढ़ सके। तो उम्मीद यही है कि शायद ये चाहे डमी के तौर पे सही लेकिन कोई ना कोई ऐसा इत्तेहाद अब बनाने की कोशिश करेगी और ओआईसी दोबारा से जो है वो अपने आप को एक्टिव करेगी, क्योंकि ओआईसी एक्टिव नहीं है उसके पीछे यही तीन ममालिक हैं। ठीक है। यही कतर है, यही केएसए है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यही यूएई है। लेकिन अब जब इनकी दुम पे पांव आया तो एक्चुअली में अब ये कोशिश करेंगे कि भाई सब मुस्लिम मालिक को अपने डिफेंस में खड़ा कर सकें जो कि ईरान के लिए खड़े नहीं हुए थे। सो देखते हैं अब क्या ये सिर्फ बातें हैं या आगे बढ़ के कुछ और बनाते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।